क्या ऐसा होना चाहिए गौरव भाटिया जी कि इस तरह की बदजुबानी जो करे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो ताकि वो नजीर बन सके और आगे इस तरह के लोगों के ऊपर चुनाव लड़ने से भी रोक लग सके, जैसा कि बीएसपी के सांसद गिना रहे हैं? चित्रा जी, देखिए, बदजुबानी की कोई जगह है नहीं लोकतंत्र में, और अनुच्छेद 324 संविधान का ये ताकत, ये क्षेत्र अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देता है। बिल्कुल, अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे पे गलत टिप्पणी करे, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करे, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और मैं ये बात जरूर कहूंगा कि इसीलिए मैंने शुरुआत करी है कह के कि इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर समाज में जो सौहार्द बना है, और उत्तर प्रदेश में तो हमने देखा किस तरह से समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकारों में दंगे होते थे, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते थे। योगी आदित्यनाथ जी ने सुनिश्चित किया है कि आज कानून का राज है। तो इस सौहार्द को बिगाड़ने का हक किसी को नहीं है, और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यह मैं बिल्कुल स्पष्ट कर। ठीक है, रुद्र दुबे जी, सीधे आपके पास आते हुए, देखिए बीजेपी के जो विधायक हैं उनको लेकर तो यहाँ पर आलोचना हो ही रही है और कोई भी उनके साथ खड़े नहीं है, खुद बीजेपी के नेता भी। लेकिन अगर अखिलेश यादव की ओर से कहा जाएगा कि बीजेपी की खड़ी हो गई है खटिया क्योंकि बयान है उनके घटिया से, ये कौन सी भाषा है चुनावों के दौरान? ये कौन सी भाषा है जो आपके अध्यक्ष की ओर से इस्तेमाल की जा रही है? चित्रा जी, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं। मैं पिछले कई सालों से चुनाव सेफोलॉजिस्ट के तौर पे और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे काम कर रहा हूं। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं, चूंकि मैंने अपने नीचे लिखे देखा तो इसलिए मैंने क्लियर करना जरूरी समझा। मैं हालांकि मैं राघवेंद्र सिंह जी के बयान से बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूं। देखिए, राघवेंद्र सिंह जी हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े रहे, तो शायद इस बयान के पीछे उनका वही इतिहास रहा होगा। जिस तरीके की वो भाषा पहले के मंचों पे बोला करते थे, वो योगी जी के साथ रहे हिंदू युवा वाहिनी में, वो अभी भी प्रदेश प्रभारी हैं वो, और उसके बाद वो आज ऐसा बोल रहे हैं। हालांकि राघवेंद्र सिंह जी अभी जिस पार्टी में है, शायद वो भूल गए कि 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ से चुनाव लड़ रहे थे। सामने थे कांग्रेस के पुलिन बिहारी बनर्जी। पुलिन बिहारी बनर्जी ने अटल जी को चुनाव हरा दिया। अटल जी चुनाव हारने के बाद बनर्जी दादा के घर पहुंचते हैं और कहते हैं, दादा ये बताइए कुछ गलत सलत तो नहीं कह दिया था आपके बारे में, आपको जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद। राजनीति की शुचिता अब यहाँ पे आ गई है कि अब माताओं बहनों के खून की जांच होगी, डीएनए की जांच होगी, और अगर आप किसी को वोट नहीं देते हैं तो आप बाहरी कहलाए जाएंगे, आप तमंचावादी कहला दिया जाएंगे, माफियावादी कहला दिया जाएंगे। तो वो जो राजनीति की बड़ी बातें होती थी, शीर्षस्थ नेता होते थे जो लोकसभा में भी खड़े होकर एक दूसरे के साथ चुहलबाजी करते हुए भी बात कह जाते थे, कभी भी ऐसी बातें नहीं होती थी कि खटास पैदा हो। आज वहां पे नेताओं तो छोड़िए, आम जनता को गाली पड़ रही है। अगर आप चुनाव में आप नेताओं की भाषाओं को देखिए, लुंगी पे बात हो रही, जालीदार टोपी पे बात हो रही है, धर्म ग्रंथों के बारे में बात हो रही है, और अब तो अब माताओं बहनों पे बात हो रही है। तो बात हो रही है कि जो वोट उनको नहीं दे फिर उसका डीएनए चेक करा लिया जाए, उसका खून चेक करा लिया जाए। इसमें आम जनता को ही अब सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन इसके जरिए क्या ध्रुवीकरण की भी कोशिश हो रही है? इसे अब आगे जाते हुए, ठीक है, समय समझ गई आपकी बात। गौरव भाटिया जी, अब मैं आ जाती हूँ तमाम जरा असल मुद्दों पर, क्योंकि एक विधायक है, आप उनके साथ खड़े नहीं है, ये कम से कम अच्छी बात है कि एक विधायक की बदजुबानी अगर है तो कम से कम पार्टी उसके साथ खड़ी होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब मैं आ जाती हूँ मुद्दों पर। कल चूंकि चौथे चरण की वोटिंग होनी है, जिस लखनऊ में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी, रायबरेली में, तमाम दूसरे इलाकों में भी 3 चरण के चुनाव बीत गए और आतंक को आप लोगों ने सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है चौथे चरण के लिहाज से। इस पर अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है कि जांच करा लीजिए। ये पूरा मामला तो बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा है कि जिस सदन में पीएम बैठते हैं उसी सदन में मैं भी बैठता हूं, तो मेरी जांच करा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है? देखिए चित्रा जी, जो जांच होनी है वो होगी, और जो लोग आतंकवादियों के लिए आंसू बहाते हैं, चाहे वो सोनिया गांधी, चाहे अखिलेश यादव हों, जो आतंकवादी के पिता हैं, वो इनके पदाधिकारी हैं, वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं जनता भी इनको सबक सिखाएगी। फिर एक बड़ा सवाल उठता है जो प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी रैली में उठाया है कि ये बताइए, एक राजनीतिक दल जिसने उत्तर प्रदेश को 4 मुख्यमंत्री दिए हों, समाजवादी पार्टी, वो अपने मैनिफेस्टो में लिख देती है कि आतंकवादी जो मुस्लिम नौजवान हैं उनके मुकदमे वापस लिए जाएंगे क्योंकि वो बेकसूर है। न्यायालय के फैसले का इंतजार हम नहीं करेंगे और हम मुआवजा देंगे। तो ये मुद्दा इसलिए बड़ा गंभीर है क्योंकि
अखिलेश यादव की आदत हो गई है, उनको वर्दी पे भरोसा नहीं होता है, उनको आतंकवादियों पे जो पलायन कराते हैं, जो हिस्ट्री शीटर होते हैं, दंगाई होते हैं, वो लोग नीम हैं, वो लोग रीढ़ की हड्डी है अखिलेश यादव की। और आप याद करिए, मैं ये उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब अभी कुछ माह पहले अलकायदा का एक टेरर मॉड्यूल बस्ट किया गया, वो संदिग्ध व्यक्ति मुसलमान निकला, अखिलेश यादव चढ़ गए, कहने लगे वर्दी पर भरोसा नहीं है, कैसे पकड़ लिया, ये तो हमारी पार्टी का वोट बैंक और कार्यकर्ता है। मतलब आप सोचिए कि ये लोग वो हैं जो आतंकवादी का धर्म देखते हैं और उसके बाद टिप्पणी करते हैं। और मैं एक बात बस अंत करूंगा, मुलायम सिंह यादव जी अगर अखिलेश जी से कुछ कहेंगे तो कुछ ऐसा होगा, बेटे सोच तो तुम्हारी है घटिया, बेटे सोच तो तुम्हारी है घटिया, वरना कौन होगा पुत्र जो खींच लेगा अपने ही पिता की राजनीतिक घटिया। बेटे याद रखना, होना चाहिए तार में करंट, वरना लेकिन अब वही पिता तो उनके लिए हर जगह वोट मांग रहे हैं ना गौरव भाटिया जी। वो करगल भी पहुंचे, वो बाकी जगहों भी पहुंचे।